अभी हमने हुकूमत को कहा है कि हमें आप मुकम्मल इन चीज़ों पे नेशनल इलेक्शन प्लान है, एटीसी कोर्ट्स के सिलसिले में क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी, नेशनल इलेक्शन प्लान में क्या बारे में क्या हुआ, ज़रब अदब में क्या पोजीशन है, कितने लोग शहीद हुए, कितने वो मारे गए हैं, कौन कौन मारे गए हैं। मुझे लगता है हुकूमत के अंदर डिवीजन है। हम कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हम पर डाल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव तो आप हैं, फैसला तो आपने करना है, दहशतगर्दी कंट्रोल आपकी जिम्मेदारी है और आप हमारे कंधों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली की मुखालफत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में होने वाले मुशावरती अजलास में इन जमातों के अलावा तहरीक इंसाफ और MQM की नुमाइंदगी भी थी। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि इनकी जमात सिविल अदालतों की मजबूती पर यकीन रखती है, ना कि फौज की मदद से मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर अपोजिशन जमातें मिलिट्री कोर्ट्स की हामी हुई तो जमात इस्लामी भी सियासी जमातों के साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की सरकार भी मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के खिलाफ है। ताहम आज GHQ में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार हुआ। मीडिया और जजेस के आलमी कमीशन को भी फौजी अदालतों के हवाले से तशवीश है। इनकी नज़र में इन अदालतों में होने वाली कार्रवाई के मुकाम और वक्त का नहीं बताया जाता, किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात और सबूत सामने नहीं लाए जाते, मिलिट्री कोर्ट से दिए जाने वाले फैसले किन दलाइल सबूतों पर दिए गए हैं ये भी नहीं बताया जाता। तो कुछ इल्म नहीं होता कि आखिरकार क्या हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। और जब सब इन अदालतों की बहाली के खिलाफ हैं तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत इनकी बहाली क्यों चाहती है और क्या फौजी अदालतें वो खिलाफ पूरा कर पाएंगी जिनकी इनसे उम्मीद रखी गई थी। इस वक्त हमारे साथ हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रीडर शाह महमूद कुरैशी साहब। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब, और पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे एक तज्ज़िया निगार हैं और सुप्रीम कोर्ट बार पेशावर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं लतीफ़ अफरीदी साहब। सबसे पहले शाह साहब, आज आपने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर आपने कहा है कि आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुशावरत करके फिर बताएगी कि आपका अगला लाएमल क्या होगा या मौक़िफ़ क्या होगा फौजी अदालतों के हवाले से। आप इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, आप इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है फौजी अदालतों के बारे में? हमें ये कहा गया कि एबनॉर्मल हालात हैं और स्पेशल मेजर्स दरकार हैं और ATC कोर्ट्स की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठाया गया था और उसकी बहुत सी वजूहात रखी गई थी। तो हमने बादल ना खास्ता, जिसे कहते हैं ना, दिल पर पत्थर रख के दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए, आप मत भूलिए वो एनवायरनमेंट क्या थी। APS का ताज़ा वाक़या हुआ था, पूरी कौम अफसरदा थी और चाहते थे इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक कौमी इत्तफ़ाक़ था, कंसेंसस था। तो हमने गवर्नमेंट को ये गुंजाइश थी, लेकिन मशरूत थी और दो शर्तें थी। एक कि ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होंगी और एक सनसेट क्लॉज शामिल की गई 2 साल का, जो 7 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुई। और दूसरी शर्त थी कि इस असना में हुकूमत जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इस्लाहात करेगी और वो इक़दामात उठाएगी जिससे कि वो जो ATC की जो सिविलियन अदालतें हैं वो मौसर हो सकें, फ़ाल हो सकें और अपना कन्विक्शन रेट इम्प्रूव कर सकें और मौसर हो सके, उन पर एतमाद लोगों को बहाल हो। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। हुकूमत ने इन 2 सालों में कुछ नहीं किया। जब आज मैंने वज़ीर कानून से पूछा आपकी कारकर्दगी क्या है, तो उन्होंने कहा ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमारा बिल जो है वो अंडर प्रिपरेशन है। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि दहशत गर्दी का मुकाबला करना हमारी कौमी तरजीह है और उस पर आप नेशनल एक्शन प्लान पर एक इत्तफाक राय हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ 2 साल में आप बिल मुरतब नहीं कर सके,
आप इस्लाहात नहीं कर सके, तो आप तो चाहते जवाब क्या दिया उन्होंने? आए बारिश आए, जवाब है ही नहीं उनके पास। देखिए हुकूमत आज भी, मैं आपको बताऊं, जो सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि हुकूमती वज़रा कमिट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, क्या हमने एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी। मैंने कहा पोजीशन तो ले, आपकी पोजीशन है क्या। आपके राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में उन्होंने जो बिल्कुल, व्यूज उन्होंने दिए, कहा कि उन्होंने तो तो अपना काम ही मुकम्मल नहीं किया। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने कह दिया कि जी वो उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं था, लापता थे, और मिलिट्री कोर्ट्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया। वजीर दाखिला ने कहा कि जी हम तो कोर्ट सारे केसेस रिवर्ट कर देंगे टू एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट के अंदर कंफ्यूजन थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कमिट किया कि हाँ हम एक्सटेंशन चाहते हैं। कहा उन्होंने? हाँ, फिर फाइनली उन्होंने कहा कि हम 2 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं। अच्छा, अब मैंने उनसे सवाल किया कि 2 साल तो हमने पहले भी आपको दिए, अब हमें क्या यकीन है कि इन 2 सालों में आप वो कर पाएंगे जो पिछले 2 साल में नहीं कर पाए। आप बताइए, आपके पास कोई मसवदा है, कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है कि अगले 2 सालों में आपका ये टाइम फ्रेम है, आप फला फला कानून में आप तरमीम करेंगे, आप ये इस्लाहात करेंगे, वो कौन सी इस्लाहात होंगी, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? दे हैड नथिंग। मगर शाह साहब आपका अपना भी तो कोई मौकफ होगा ना, पॉलिटिकल पार्टी से हटके, क्योंकि आप एक सियासतदान है जो आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे इस मुल्क के अंदर। मेरा एक अपना मौकफ है, लेकिन मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना। अच्छा। जाती कैपेसिटी में तो आप यहाँ नहीं बैठा ना, मैं यहाँ बैठा हूँ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें कोई शक नहीं, मगर शाह साहब आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह के हुकूमती नुमाइंदों के अंदर भी कंफ्यूजन है, उस तरह हमने नोट किया है कि कई सियासतदानों में आपकी पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन तो नहीं है, मगर वो एक दूसरे के खिलाफ है इस इशू के ऊपर, 2 राय रखते हैं, एक राय नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। एक राय होगी, हम तहरीक इंसाफ में एक राय होगी। हम क्या होगी मैं बताता हूँ ना आपको। पहले हम गवर्नमेंट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना चाहते हैं ना। गवर्नमेंट तो कमेटी नहीं करना चाह रही थी, गवर्नमेंट तो सारा बोझ हम पर उंडेल रही थी कि हम एक कंसेंसस चाहते हैं। भाई आप हुकूमत वक्त है, आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, आपका काम है दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, हमने तो आपको फैसिलिटेट करना है। आपने हमसे तरमीम मांगी, हमने तरमीम दे दी। आइडियल सिचुएशन तो यही होती कि इन 2 सालों के अंदर वो सिविलियन कोर्ट्स को या एटीए को, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को मजबूत करते, और फिर जो है मिलिट्री कोर्ट्स का जो सनडाउन क्लॉज था 2 साल का, उसको मुकम्मल करते, खत्म करते। जजेस की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया इन्होंने, विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया, प्रोसिक्यूटर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया, हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स जो बनने थे कहीं आपको दिखाई दिए। ये है नेक्टा की कारकर्दगी आपके सामने है, नेक्टा की परफॉर्मेंस आपके सामने है, नेशनल एक्शन प्लान जिस पर हमने मुकम्मल सपोर्ट की इनको, उसकी इंप्लीमेंटेशन में इतनी कमजोरियां हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अनक्लियर है और हम गवर्नमेंट को कमिट करना चाह रहे हैं, और हमने गवर्नमेंट से ब्रीफिंग मांगी है। हमने, देखिए मैंने आज आपको अर्ज कर दूं, हमने 6 नुक्ते आज गवर्नमेंट से कमिट किए, मैं जल्दी से आपके सामने पेश करता हूं। हमने कहा अगली मीटिंग से पहले जो 17 तारीख को होनी है, गवर्नमेंट हमें ब्रीफ करे मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी पर। नंबर 2, गवर्नमेंट हमें नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पर ब्रीफ करे। नंबर 3, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की कारकर्दगी क्या थी और कमजोर थी तो क्यों थी, हमें ब्रीफ करे। नंबर 4, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट है, हमें बताए ना। और नंबर 5, हमें हमारे सामने एक पूरा ब्लूप्रिंट रखें कि आप आगे करने क्या जा रहे हैं। और नंबर 6, आपने हमसे वादा किया था, इन राइटिंग वादा किया था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी बनाई जाएगी ओवरसाइट के लिए। आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। मगर शाह साहब इसके अंदर फिर आप लोग इस वक्त क्लियर नहीं हैं कि फौजी अदालतों को बहाल किया जाए या नहीं किया जाए। हम बिल्कुल क्लियर। मुझे नहीं बताएंगे आप? मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि उनको पहले सुनना चाहता हूं ना। ठीक, मैं गवर्नमेंट को सुनना चाहता हूं, सुनकर मैं अपनी पार्टी को ब्रीफ करना चाहता हूं, और अपनी पार्टी को ब्रीफ करने के बाद हम एक ठोस लाएमल लेंगे। चले, मगर कम से कम आपने ये आज एक बयान जरूर दिया है जहां आपने कहा है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको फौज के बलबूते पे ये सारा काम नहीं करना चाहिए, और कब तक वो फौज के बलबूते पे रहेगी, ये भी आपने एक बयान दिया है। देखिए बेसिकली तो ये आपकी, देखिए जब आप फौजी अदालतें बनाते हैं,
इसका मतलब है आपने अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम पर, एग्जिस्टिंग अदालतों पर एक अदम सवालिया एतमाद है निशान ना, उठा लिया अदम है। एतमाद बिल्कुल, किया ना बिल्कुल आपने। है। अच्छा, लतीफ अफरीदी की जानिब जाते हैं। लतीफ अफरीदी साहब जो हैं वो उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, जहां आपकी हुकूमत है और जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है दहशतगर्दी की जंग के अंदर। लतीफ अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं, 2 साल हो गए फौजी अदालतों के ऊपर, इसके ऊपर इस वक्त पीटीआई वाज़ेह पोजीशन नहीं इख्तियार करी। वो कहते हैं कि हम मुशावरत करेंगे, हुकूमत से बातचीत करेंगे, फिर हम अपनी पोजीशन सामने लेके आएंगे। मगर इसके अंदर जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जमातें हैं, जिस तरह जमात इस्लामी हो गई, JUI फे हो गई, वो कहते हैं कि हमें फौजी अदालतें नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती। तो आप एक कानून दान हैं, क्या आप समझते हैं कि फौजी अदालतों की जो जरूरत थी वो पूर हो गई है? क्या जो भी कुछ फौजी अदालतें करना चाहती थी वो हो गया है? अर्ज ये है कि पहले जिस वक्त फौजी अदालतें बनाई गई, आइन में तरमीम किया गया, उस वक्त भी इनकी जरूरत नहीं थी। और अगर सिविलियन अदालतों को, जिस तरह के शाह साहब ने कहा, प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाता, प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया जाता और फौजों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि और कानून में जरूरी तरमीम किया जाता, तो किसी फौजी अदालत के लिए किसी आइन में किसी तरमीम की आइन में जरूरत नहीं थी। और इसलिए दो सालों में उन्होंने हजारों तालिबान में से, उनके फैसिलिटेटर में से सिर्फ 200, मेरे ख्याल में गालिबन 241 केसेस उन्होंने की हैं। तो ये तो कोई 2 साल में इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हमारा सारा सूबा पख्तूनख्वा और कबायली इलाका इस तालिबानाइजेशन ने और इन लोगों के हाथों तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। 2 लाख के करीब घर बर्बाद किए गए, हजारों लोग मारे गए और लोगों को जबह किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ। मगर लतीफ साहब, ये फौजी अदालतें तो इसलिए बनी ताकि फटाफट जो है इंसाफ हो, और हमने देखा कि उसके अंदर क्विक ट्रायल्स तो हुए हैं। नहीं, देखिए मैं एक फिक्र दूं लतीफ साहब, आज हमें ब्रीफ इंसाफ हुआ, कहाँ इंसाफ हुआ? वो अभी जो लोग हैं, वो जो अगर बैतुल्ला और हकीमुल्ला को मारा गया तो वो तो अमेरिकन ड्रोन ने मारा। तालिबान के जितने भी जाने पहचाने लीडर थे वो आज भी पढ़ रहे, आज भी जिंदा है। अच्छा लतीफ साहब, शाह साहब इधर कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, आज हुकूमत ने उनको कुछ इदाद शुमार दिए जी, फिगर्स दिए हैं लतीफ साहब। उन्होंने कहा है कि 308 केसेस उनके सामने रखे गए इन अदालतों के सामने, जिसमें से 274 लोगों को ट्राई किया गया, 161 को सजा हुई, डेथ पेनल्टी हुई, जिसमें से सिर्फ एक्सिक्यूट 12 हुई है। 12 पर ये सजा अमल दरामद हुई है आउट ऑफ 161, और 113 लोगों को जेल सेंटेंसेस हुए, बहुत से उनको लाइफ सेंटेंस भी हुआ है। तशवीश की बात इसमें यह है कि इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा कि किसको किसकी सजा हुई है। उनके जो अजीज हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही तब चलता है जब ISPR से एक ट्वीट आती है कि फलाने बंदे को आपने टांग दिया है। इसके अंदर एक बच्चे को भी आपको पता होगा, साबिर उसका नाम है, उसको 14 साल का था जब उसको सजा हो गई। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये बहुत से केसेस जो लटके हुए हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत से कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर्स हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें हैं। ठीक है ना जी। अब ये एक बड़ा डेलिकेट है एरिया। हम चाहते हैं दहशतगर्दी पर हाथ भी डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कन्विक्शन रेट भी बेहतर किया जाए, जो कि पहले अच्छा नहीं था। उसके साथ साथ कुछ सिविल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशंस का भी खदशा है। तो ये आपको एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आपने इस लानत से छुटकारा भी हासिल करना है और आपने बेगुनाह लोगों को टांकना भी नहीं है। ये है मसला। हम एक वक्फा लेते हैं, डॉक्टर रमेश साहब से हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के लिए कि उनको 2 साल मिले थे कि जी, जब मिलिट्री कोर्ट्स को इन्होंने फाल किया था कि आप 2 साल लें और अपना जितना भी अदालती निज़ाम है उसको मजबूत करें। 2 साल के बाद हमने देखा है कि हम वही खड़े थे जहां से हमने शुरू किया था। ये क्यों हुकूमत इसके ऊपर सुस्ती दिखाई, इस पे हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। फौजी अदालतों की बहाली की बात हो रही है। रमेश कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रमेश कुमार साहब, बहुत सारी बातें हुई ब्रेक से पहले, जहां पे शाह साहब ने कहा कि सनडाउन क्लॉज था फौजी अदालतों के ऊपर, वो 2 साल खत्म हो गए हैं। आपने उसके अंदर कुछ बहुत सारे मुस्बत कदम उठाने थे बतौर हुकूमत, मैंने सारी बातें सुनी है जी। इसकी क्या वजह है सर? शाह साहब बड़े हैं और मैं देखिए जी, मैं आज सुबह से जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि पीटीआई ने, पीपुल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की जो है वो मुखालफत कर दी, मैं समझता हूं कि शाह साहब ने जो बातें की उन सारी बातों में वजन है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर एक यूनानिमसली जब भी किसी चीज का डिसीजन लिया जाता है तो वो हक रखते हैं हर किस्म का क्वेश्चन करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूछना, उसके ऊपर अमल दरामद पूछना, आगे की प्रोग्रामिंग पूछना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक हक है। मैं समझता हूँ ये जो आज शाह साहब ने अभी जो आपके प्रोग्राम में अभी जो क्वेश्चन रखे हैं, इन एक क्वेश्चन का लाजमी जवाब मिलेगा। पहले का तो जवाब दे दे सर, मगर यहाँ पे पहले मेरे सवाल का तो जवाब देना रमेश साहब कि 2 साल आपके पास थे, उसके अंदर एंटी टेररिज्म कोड को आप मजबूत कर सकते थे, आप कन्विक्शन रेट्स को बेहतर कर सकते थे, आप हाई सिक्योरिटी जेल्स बना सकते थे, जिस तरह आप बड़े अच्छे मोटरवेज और सड़कें बनाते हैं, आप कुछ तो कर सकते थे, मगर उसके अंदर बिल्कुल मैं आपको पता है कि मैं एक रियलिस्टिक हकीकत पसंद बंदा हूं। मैं सियासत जरूर करता हूं, पार्टी को जो है वो बिल्कुल एक बात पार्टी के हवाले से ही करता हूं, मगर सियासत को इबादत जरूर समझता हूं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोताहियां सबकी है। जिस किस्म का 1-2 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद एक मोटिव लिया गया, उस चीज के बाद सब लोगों ने जिस मकसद से 2 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, जो हमारा जो टारगेट था 20 पॉइंट एजेंडा का, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं हुआ है। नहीं, जब आप कहते हैं सबकी कोताहियां हैं रमेश साहब, इस वक्त वफाक में तो आपकी हुकूमत है ना सर, और पंजाब के अंदर भी आपकी हुकूमत है। हमारी क्या कोताही है? आपने जहां तावन मांगा हमने तावन दिया, आपने तरमीम मांगी हमने तरमीम दी। दूर बैठा, मुझे अगर आप बात करने देंगे ना तो मैं पूरी बात जब तक मेरी नहीं होगी पूछना चाह रहे ना, बाकी में लोग पूछेंगे सबसे नहीं आएगा। देखें आज मेरी अब जब शाह साहब ने अभी जब बात की ना, तो मैं समझता हूं उसकी बात से जो मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत था वो लफ्ज खत्म हो गया, क्योंकि जब आप बात ब्रीफिंग पूरी आएगी, ब्रीफ पूरा जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे पास भी है, पीटीआई के पास भी है। यहां पे कलेक्टिव मोटिव था और कलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन थी। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को काम नहीं करना था, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काम करना था। अब इम्प्लीमेंटेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जंजुआ के साथ है पॉलिटिकली शाह साहब, रमेश एक फिगर दे लो, पॉलिटिकली शाह साहब जैसे डिस्टर्ब किया गया, शाह साहब जैसे पॉलिटिकली आपके लीडर की तरफ से एक गवर्नेंस सिस्टम को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, उससे भी सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। सब कुछ हमारे का इशू अभी 7-8 महीने ये जो सियासत चली, तो ये भी एक मसला है ना। देखिए जब ये चीजें चलती हैं, ये हकायक से आंख चुराने के मुताबिक है। रमेश बात सुनिए प्लीज। देखिए आज आपके लॉ मिनिस्टर ने हमें खुद कहा कि इस वक्त अगर चारों सूबों की हम कारकर्दगी देखें तो इन 2 सालों में सबसे बेहतर कन्विक्शन रेट केपीके का रहा है, केपीके का। और जो जंप हुआ है, मैं भी फिगर कोट नहीं करता और मौका देता हूं, क्योंकि हमने सिंध का मांगा वो फिगर नहीं दे सके, पंजाब का मांगा फिगर नहीं था, बलूचिस्तान का बहुत अबिस्मल फिगर था। सबसे बेहतर जो है दहशतगर्दी के हवाले से जो 1-2 जो वाकयात केपीके में हुए, और उन वाकयात को बेस बना के एक प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि केपीके और फाटा दोनों रिलेटेड थे, और जिस किस्म का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू हुआ या नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ, ये कलेक्टिव मोटिव था और कलेक्टिवली काम किया। रमेश साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, मैं चाहती हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे सामने आए। इस वक्त आप क्यों समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है? देखें 2 साल पहले हालात कुछ और थे, आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज कुछ ये कह रही हैं, अब हालात कुछ और हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो हमारी पुलिस है, हमारी अदालतें हैं, वो इस सिचुएशन को संभाल सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं, उसके अंदर
आप भी कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं? मुनीदा मेरी बात सुने। बात यह है कि जैसे डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे डेमोक्रेटिक हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे लिए अनडेमोक्रेटिक फैसले करना डिफिकल्ट होते हैं, मगर हमें पूरी नजर है एक किस्म की कि इस वक्त मुल्क के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी अभी भी है, जो इस वक्त भी पेनिट्रेशन है, जो इस वक्त भी केसेस पेंडिंग में है, उस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फिर भी है 308 में से 274 केसेस हुए हैं ना। अब इन चीजों को अगर देखते हैं, जो परफॉर्मेंस जो मिलिट्री कोर्ट्स की रही है वो एटीसी कोर्ट में क्या आया, इस वक्त हम कर सकेंगे। जो क्वेश्चन है पीटीआई के, जो क्वेश्चन अभी शाह साहब ने बताए हैं, मैं समझता हूं वो क्वेश्चन भी अगर उसका भी अगर आंसर सुनेंगी, जब उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, तब वो जो हमें पता, काश कि हमें भी कोई ब्रीफिंग दे देते, हम बेचारी अवाम को भी पता चल जाता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। लतीफ अफरीदी साहब, रमीज साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए ना, मुझे दूसरे मेहमानों पे भी जाना है। रमीज साहब चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स को देखिए, लतीफ अफरीदी साहब एक कानूनदान है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है और वो पेशावर हाई कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं। लतीफ अफरीदी साहब ये कहते हैं कि जी हम मुश्किल में हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स और आपके जो बाकी कोर्ट्स हैं वो कन्विक्शन रेट्स इतनी तेजी से नहीं दे सकते, वो मामलात को हल नहीं कर सकते, तभी हम मिलिट्री कोर्ट्स लाते हैं। तभी 2 साल हमने इनको दिए। 2 साल में क्या किया है? ये 2 साल में 730 दिनों में इन्होंने सिर्फ 200 केसेस फैसला किए, और जो हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनके साथ उनको नहीं किया। तो लतीफ साहब तो कह रहा है सबसे ज्यादा काम केपीके में हुआ है। भाई केपीके में इसलिए हुआ कि सबसे ज्यादा तबाही केपीके फाटा में फैलाई गई। आपने फाटा को तबाह किया, आपने केपी में स्वाद, बोडेर और दीर को तालिबान के हवाले किया, तो इसीलिए हजारों, तकरीबन 20,000 घर हमारे तबाह हुए केपी में, और 2 लाख फाटा में तबाह हुए। तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन तो फाटा में इसलिए होगा। सबसे असल बात यह है, और ये मुतालबा मैं करता हूं कि ये तालिबान केपी में और फाटा पे किसने मुसलत किए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इस टेररिज्म को किसने सहारा दिया, इस अलकायदा को कौन लाए। मुल्ला उमर जो है वो कोयटा में वफात पाता है, कंधार में दफन होता है। अख्तर मंसूर मौलवी जो है उसमें बलूचिस्तान में मारा जाता है। उसामा बिन लादेन अहमदाबाद में पकड़ा जाता है, और बाकी जो लोग पकड़े जाते हैं, जो तालिबान का जोर था, जो कुव्वत था, जो उनको सहारा दिया गया, जो अफगानिस्तान में मुदाखलत की गई, उसके नतीजे में केपी में लाजमन। मैं आपकी बात आपकी जगह है, मगर सवाल फिर भी ये उठता है, चूंकि आपकी अदालतों से आपका वास्ता सारी जिंदगी रहा है, आप क्या समझते हैं कि हमें भी ये बताया जाता था? लतीफ साहब, मेरी गुजारिश सुने कि अगर कोई दहशतगर्द आता है, आम कोर्ट के अंदर आता है, तो वो इतनी धमकियां देता है जज को कि वो उसके खिलाफ किसी किस्म का फैसला नहीं सुना पाते। उस सिलसिले के अंदर इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। क्या आपको लगता है कि आज की अदलिया में इतनी कुव्वत है कि इस मामले को, दहशतगर्दी को वो संभाल ले, या इसके ऊपर कोई फैसले दे सके? बिल्कुल, इस अदलिया में इससे ज्यादा कुव्वत है। आप फौजियों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़, जो वसाइल, जो बाकी जो उनकी जरूरतें हम जिस तरह पूरी करते हैं, तो आप अदलिया की जरूरतें पूरी करें ना। आप हिंदुस्तान का तजर्बा उठाएं, श्रीलंका का उठाएं, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का उठाएं, इंग्लैंड का उठाएं, फिर उसी तरीके से कानून में तब्दीली करके आप क्यों नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट के जरिए? इसी तरह स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर सादिक और अमीन, जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचा ही ना पार्लियामेंट में अगर सादिक और अमीन सख्त तरीके से अप्लाई किया जाए। मैं आज वाज़ेह तरीके से कहना चाहता हूं, ये भी ज़रूरी बात है कि अच्छा है कि अगर कोई पार्लियामेंट में ना बचे, कोई पार्लियामेंटेरियन ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। नाज़रीन, आखिर ये 62-63 कानून की शिक में क्या है? आर्टिकल 62
F के तहत जो भी पार्लियामेंटेरियन सादिक और अमीन ना हो वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। इस पर जज अजमत सईद इमरान खान के वकीलों को कह चुके हैं कि अगर इस कानून के तहत हम लोगों को नाअहल करार देना शुरू कर दें तो आपके जितने भी लोग हैं और आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इमरान खान के वकील अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में अपने असासों से मुतल्लिक झूठ बोला, इसलिए इन्हें नाअहल करार दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62F को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सादिक और कौन अमीन है, और क्या इससे नया पंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन भी इदारों के बाहर होने वाली तू मैं पर फट पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रजा खान ने कहा, सब समझते हैं कि हमारे खिलाफ बयान देकर हम पर दबाव डाल लेंगे, जिस इदारे से इंसाफ चाहते हैं उसी पर दबाव डालना चाहते हैं। शाह साहब, ये इशारा तो कर रहे हैं आपकी जमात की तरफ, इसलिए चूंकि जिस किस्म के बयानात इलेक्शन कमीशन के बाहर दिए गए, हमने देखा कि इमरान खान साहब ने दिए, उससे जितने भी इदारे हैं एक तासुर बन रहा है कि आप लोग उनके ऊपर चढ़ के सियासत करना चाह रहे हैं। नहीं मुनीज़, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। अगर ये तासुर आ रहा है, देखिए हम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। शफाफ इलेक्शन करवाना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, हम समझते हैं वो नहीं निभा सके और जुडिशल कमीशन ने अपनी 40 ऑब्जर्वेशंस के जरिए निशानदेही कर दी उनकी कोताहियों की। नंबर 1। नंबर 2, ये रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में। हमारे वकील गए, अपनी पूरी जिरा मुकम्मल कर ली, दलाइल दे दिए, हुकूमत का वकील ही नहीं आता, वो पेश ही नहीं होता, पेश ही नहीं हो रहा। आज भी अकरम शेख साहब नहीं आए। साहब जो आपके वकील हैं वो नहीं आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं आए, और बाकायदा तौर पे हमें इलेक्शन कमीशन के जराए बताते हैं कि अकरम शेख साहब तो बीमार हैं, मगर नईम बुखारी साहब भी चूंकि वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे, तो अपना मौक़िफ़ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए। दोनों तरफ के वकील नहीं आते। हम अपना ये मैं आपको चेक करके बता रही हूं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, हम अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर दे चुके हैं, हम अपनी आर्गूमेंट्स कर चुके हैं। अब तो हुकूमत ने उनका वकील का नुक्ता नज़र सुनकर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना था। शाह साहब, आप इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, अगर ये 62 और 63 आप इन्वोक करते हैं, जिसके ऊपर जजेस बहुत बार कह चुके हैं कि जी सादिक अमीन कौन है, आप समझते हैं कि इस मुल्क में जो सियासत है उसके साथ इंसाफ होगा? देखिए मनीषा, देखिए बात यह है कि कौन कह रहा है और कौन सी शख्सियत ज़ेर बहस है। मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ना, जब वो गुफ्तगू करता है, बात करता है, एक रिटन टेक्स्ट से पढ़ता है, जी एक प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से पढ़ता है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड है जिम्मेदारी का, उसका जो बेंचमार्क है, जिस कसौटी पे उसको परखा जाएगा, वो आम शहरी से कदरे मुख्तलिफ होता है। ये दुनिया जहान में ये है। मान लें आपकी बात, मगर जब आप 62-63 को इन्वोक करेंगे तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी रेफरेंसेस तो है ना, तो इमरान 62-63 के ये भी तो रहेंगे, तो फिर एक पंडोरास बॉक्स खुलेगा। तो इमरान खान कौन सा भाग रहे हैं उनसे? इमरान खान ने तो कहा है कि उसी कसौटी में मुझे परख लीजिए। हम जब साफ, शफाफ, नीट और क्लीन जब आदमी होता है तो किसी चीज का डर नहीं होता है, और आज यही है, हुकूमत खड़ी है, हर चीज का जवाब दे रही है, मगर भाग कौन रहा है? नईम बुखारी भाग रहा है, बोलता है मैं तो नहीं आ रहा हूं, मेरा मोकल आ रहा है। मतलब ये जो चीजें हो रही, और जो स्टेटमेंट्स, मुझे इमरान खान तो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, मैं शाह साहब की बहुत इज्जत करता हूं, शाह साहब की लोधरान के जलसे में जो स्टेटमेंट थी कि फैसला अवाम की तवक्को के मुताबिक आना चाहिए, या शेख रशीद ने कल कहा कि भाई अगर फैसला सही नहीं आया तो सिविल वार हो सकती है। मैं कहता हूं ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमेशा इदारों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है। बहावलपुर के जलसे में मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिए, एक है कानून की कचहरी, कानून की कचहरी फैसले करती है, और एक होती है अवाम की कचहरी। अवाम की कचहरी अपनी दानिश और अपना जहन अप्लाई करती है। अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, ऑब्जर्वेशन सख्त आती है, आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, क्या आप फिर से एक पब्लिक के अंदर जाके मुहिम शुरू करेंगे? हम तो पब्लिक में पहले दिन से मौजूद हैं। तेज करेंगे हमें तो अफसोस ये है कि काश हमारा कोई और साथ देता। पीटीआई तन्हा लड़ रही है, हर मैदान पे लड़ रही है, मैदान में भी है, ऐवान में भी है, अदालत में भी है, कोई और भी निकले ना, हम तो लड़ रहे हैं।
रमेश साहब, आई एम सॉरी, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। लतीफ साहब मेरे साथ था, उसने कहा कि हमें पता था कि भाई नहीं, उनको पता है कि मियां साहब 13 साल मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दौर में पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर एक करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। अच्छा रमेश साहब, मैं माजी में नहीं जाना चाहती। हम चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल की तरफ देखें, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, और हम ये उम्मीद रखते हैं अपने सियासतदानों से कि वो अपनी पार्टी लाइन या अपनी जो भी अपने मुफाद हैं उससे बालातर होके मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, और हमारे जो एग्जिस्टिंग कानून हैं उनको मजबूत करें, ना कि नए कानून बनाएं जिसके अंदर वो मजीद उलझ जाएं।